सबके प्राणपति, सबके प्राणपति, किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो दया में, तुमको मैं पूछे जगदीश। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो योग सूत्र हम पढ़ते हैं, सावरिया जी का रीअरेंज। और लास्ट टाइम में शुरुआत में हमने जीव क्यों जन्म लेता है, उसके पीछे क्या कारण है, वो थोड़ी चर्चा की थी। और हम जानते हैं कि जीव जो सोल है, जीव है, वो आता है अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए। तो कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती है और एक दिन वो मुक्त हो जाता है। अब सवाल यह है कि जीव जन्म के बाद कब तक कॉन्शियसनेस से जीता है और कब अहम का जन्म हो जाता है। तो दो चीज़ है, एक जीव है और एक है अहम है। तो जब जन्म होता है तो बच्चा जो है वो जीव से जीता है और कुछ समय के बाद अहम का जन्म होता है। तो कब अहम का जन्म होता है और अहम के जन्म के बाद जीव की क्या स्थिति फिर बनती है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम अभी जो आज जी रहे हैं वो जीव के रूप में जी रहे हैं या अहम के रूप में जी रहे हैं। तो वो जानना समझना बहुत जरूरी है। तो बच्चा जब जन्मता है तो वो पहले अपनी 5 इंद्रियों द्वारा महसूस करता है एक जीव के रूप में, क्योंकि जो बच्चा होता है उसके पास मन नहीं होता है और विचार भी नहीं होता है। तो मन और विचार का साधन ही नहीं है उसके पास। तो उसके पास साधन है इंद्रियों द्वारा महसूस करना। तो वो सेंस करता है और संवेदना जो है वो संवेदना लेते रहता है। और कोई चीज़ को देखता है तो वो उसे, जैसे कि अपनी माँ है तो एकदम छोटा बच्चा है तो माँ को देखता है तो वो माँ को महसूस करता है, न कि सोचता है और सोचकर वो तय करता है कि ये माँ है। नॉर्मल कोर्स में हम ऐसा करते हैं। हमारे अब जो हम मेमोरी से जीते हैं तो क्या होता है, किसी व्यक्ति को देखते हैं कि तुरंत हमारी मेमोरी सक्रिय हो जाती है और हमें याद आ जाता है कि ये व्यक्ति है। तो इस तरह अभी हम मेमोरी से जीते हैं, पर बच्चों के अंदर मेमोरी अंदर पड़ी हुई होती है पर एक्टिव नहीं होती है, अभी निष्क्रिय है। तो बच्चा जो है वो इस तरह मेमोरी का उपयोग नहीं करता है पर अपने सेंसेस का उपयोग करके वो जीता रहता है। और इस तरह बच्चा जो है वो, बच्चे के अंदर का जीव है, वो जीव जो है वो ये 5 इंद्रियों द्वारा पूरा उपभोग करता है। तो हम जो अभी जो है वो हम 5 इंद्रियों द्वारा हमारा जीव उपभोग नहीं कर रहा है। जब बच्चे थे तब हम बच्चे थे तब हमारे अंदर जीव इसका उपभोग कर रहा था। और जब ये होता है तो जीव को एक अंदर तृप्ति होती है और जीव जो है वो हमेशा वर्तमान में ही जीता है। पर होता है क्या कि बच्चा जब 4-5 साल का, 3-4 साल का होता है, वैसे तो बच्चे को जन्म होता ही तभी हमारे यहाँ तो इसका नाम तय कर दिया जाता है कि ये बच्चा का नाम ये रखेंगे, ज़्यादातर तो उसकी राशि के हिसाब से। और थोड़ा बच्चा 3-4 साल का होता है तो फिर हम इस बच्चे को उसके नाम से ही बुलाते हैं ज़्यादातर। तो बार बार जब बच्चा अपना नाम सुनता है तो उसके अंदर फिर एक मैं का जन्म हो जाता है कि मैं, तो मेरा नाम ये है, मैं सो एंड सो। इस तरह अपना नाम उसके अंदर दृढ़ होने लगता है और एक मैं का जन्म हो जाता है। ये मैं जो है वो नकली मैं है।
जो जीव मैं के रूप में था बचपन में, वो असली था। अब जीव के बदले में हम मैं के रूप में आ गया, जो एक फॉल्स है, नकली रूप में है। और इस तरह अब जो बच्चे का जो फोकस पहले जीव पर था, उससे हट के फिर वो अहम पर आ जाता है और फिर अहम से जीने लगता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उसके अंदर अहम विकसित होता जाता है। अब जब हमारे अंदर जब अहम विकसित होता है, तो जो जीवन का आनंद ले रहा था, वो बंद हो जाता है। तो आज हमारे अंदर जीव पड़ा है, पर जीव को जीवन का आनंद नहीं मिल रहा है। जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ अहम खा जाता है। सुख आता है, दुख आता है जीवन की घटनाओं से, तो वो अहम के तक पहुंच जाता है, अहम से वो जीव तक नहीं पहुंचता है। तो इसलिए जो जीव का विकास या जीव का जो एक पर्पस था कि कॉन्शियसनेस को इकट्ठा करना, वो फिर समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसकी जगह हमने ले लिए। तो हम जिंदगी भर में कभी भी फिर कॉन्शियसनेस को बढ़ावा नहीं दे सकते, सिवाय कि कुछ अंदर जाते हैं और कुछ आध्यात्मिक क्रिया करते हैं, तो कुछ क्षणों के लिए हम जीव जो है वो उसका अनुभव कर लेता है। बाकी जब हम जागृत होते हैं तो हमारा सारा कामकाज से लेके सब कुछ जो है वो हम से ही चलता रहता है। तो इस तरह जो आज हम जीते हैं, तो हम से जीते हैं। और इसलिए अब जो है वो हमें धीमे धीमे करके अहम को किस तरह हम नाबूद कर सके, अहम से किस तरह उठ सके और जीव द्वारा जी सके, वो प्रयत्न होना चाहिए। और हमारे जो महापुरुष होते हैं वो इस तरह जीते हैं। तो जे कृष्ण मूर्ति थे, वो कहा करते थे, वो अपने बारे में स्पीकर कहते थे, वो मैं नहीं बोलते थे। तो कहते हैं द स्पीकर हैज नो मी सेंटर। मेरे अंदर कोई स्पीकर जो बोल रहा है उसके अंदर कोई मी सेंटर नहीं है, मतलब कोई अहम से प्रेरित होके जिया नहीं जाता है, जीव के रूप में जिया जाता है, अहम से लेके नहीं। तो जीव जो अनुभूति लेने के लिए आया था, वो अनुभूति जो है वो उसे सिर्फ बचपन में ही मिलती है, फिर इसकी जगह अहम ले लेता है और सारी जिंदगी हम जो है अहम से जीते हैं, फिर सारी अनुभूति जो है वो अहम खा जाता है। तो ये अगर कोई साधना का पर्पस है तो ये है कि अहम को हम धीरे धीरे करके शांत करता जाते हैं और उसको एक पॉइंट के ऊपर बिल्कुल शांत कर देते हैं। तो उसके बाद में जो है जीव जो यहाँ आया था जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी के उपभोग के लिए और अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए, तो फिर से वो चीज संभवित हो सकती है। चलिए अब फिर से योग सूत्र पढ़ते हैं। लास्ट टाइम जो हमने देखा था, तो योग सूत्र पेज नंबर 18 के ऊपर तावरिया जी का योग सूत्र, और यहाँ तक में हमने जो है वो 5 इंद्रिय, 5 जो वृत्ति है, चित्त वृत्ति, तब तक के सूत्र इसमें हमने देख लिए थे। और हम जानते हैं कि 5 चित्तवृत्ति कौन सी है कि प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। और उसको इंग्लिश में तावरिया जी ने कहा है करेक्ट नॉलेज, इनकरेक्ट नॉलेज, फैंसी, स्लीप एंड मेमोरी। तो ये 5 चित्तवृत्ति है। जो नॉर्मल कोर्स में हमारे अंदर जो है, जो चित्त का फंक्शन होता है, तो चित्त का फंक्शन के साथ में चित्तवृत्ति बनती रहती है और ये चित्तवृत्ति के साथ में हम जीते रहते हैं। तो ये 5 का शॉर्ट में किया था वो उन्होंने अब तक पेज 18 के ऊपर बताया था। अब पेज 18 का जो लास्ट पैरा है वहां से आगे पढ़ते हैं। द सेज एक्सपेक्ट्स अस टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एंड अटेन व्हाट इज स्टेटेड इन सूत्र 2 ऑफ बुक 1 एंड दैट टू बाय टायरलेस एंडोवियर एंड थ्रू नॉन अटैचमेंट। तो अब तक में जो चित्तवृत्ति की बात थी, अब यहाँ जो है वो आगे के जो सूत्र है जिसके जो है वो
अपने अभ्यास और वैराग्य के हैं। अब आप किताब के अंदर अगर संस्कृत के जो ओरिजिनल महर्षि पतंजलि के श्लोक है वो इस किताब में आपको देखना है तो पेज नंबर 363 के ऊपर दिए हुए हैं। तो 363 के ऊपर जो है वो अब आप देखेंगे कि सूत्र 13 और 14 जो है 13, 14, 15 जो है वो अभ्यास और वैराग्य के बारे में है। तो यहाँ अब ये बात करते हैं। तो सूत्र 2 क्या है, सेकंड सूत्र क्या है हम जानते हैं। ये तो एक फंडामेंटल सूत्र हमें पकड़ के ही रखना है। योगस चित्तवृत्ति निरोध। योग का मतलब क्या है कि चित्तवृत्ति का निरोध। तो ये जो सूत्र है उसके अंदर ये बात है कि ये चित्तवृत्ति का निरोध कैसे हो सकेगा। तो उसके लिए 2 साधन बताए, अभ्यास और वैराग्य, जो 13, 14, 15 सूत्र के अंदर दिया हुआ है। द चित्ता में बी कंपेयर्ड to the blades of the windmill and the flow of incoming impulses to a continuously blowing strong wind. What else can one expect of the blades but to keep turning? The turning of the blades is mind modification of the chitta. The word restraint implies not stoppage but that this process must not go wild or uncontrolled as chitta tend to. To this end, we must direct our tireless endeavor. However, if we do so the whole day, we cannot attend to anything else. So, what is the proper solution to this dilemma? अब यहाँ एक चित्तवृत्ति की एक उपमा देते हैं, उसकी कंपैरिजन करते हैं विंड मिल के साथ। तो जो पवन चक्की होती है तो खास करके दरिया किनारा होता है और जहाँ ज्यादा पवन आता है ऐसी जगहों पर पवन चक्की डाली जाती है और उसके बड़े बड़े पंख होते हैं, ब्लेड्स होती है। और जैसे पवन जोर से आता है तो वो ब्लेड को घुमाता है और उसके कारण फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इसी तरह यहाँ चित्त का इस तरह इसको कंपेयर किया है। द चित्त में भी कंपेयर टू द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल। तो चित्त जो है हमारा वो इसके जो पंख है, जो उसकी जो ब्लेड्स है वो हमारा चित्त है। और जो हमारे अंदर इनकमिंग इम्पल्स हमेशा आते रहते हैं वो जिस तरह पवन बहता है इस तरह इनकमिंग इम्पल्स हमारे अंदर आते हैं। और हम जानते हैं कि इनकमिंग इम्पल्स आता है, इसके बाद में पूरी विचार की प्रक्रिया होती है, मेमोरी इससे मिलती है और फिर आगे जाके विचार बनते हैं। तो जब तक ये जो ब्लेड्स है वो घूमते रहेंगे तब तक तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी। मतलब कि जब तक हमारे अंदर इनकमिंग इम्पल्स आते रहते हैं तब तक हमारे अंदर वृत्ति विचार बनते रहेंगे। तो वृत्ति विचार को शांत करना है तो ये इनकमिंग इम्पल्स किस तरह हम इसको कम आ सकता है इसके ऊपर हमें काम करना है। मतलब जब हम कहते हैं कि भाई विचारों को कम करो, शांत करो, तो इनकमिंग इम्पल्स के ऊपर हम काम करते हैं तो फिर इस तरह उसको हम थोड़ा शांत कर सकते हैं। और जो ब्लेड्स जो घूम रही है वो चित्त वृत्ति है, माइंड मोडिफिकेशन है। तो टर्निंग ऑफ द ब्लेड इज माइंड मोडिफिकेशन ऑफ द चित्त। तो जैसे वो विंड मिल के अंदर ये घूमती है ब्लेड और इलेक्ट्रिसिटी जन्मती है, इस तरह हमारे अंदर इनकमिंग इम्पल्स जो आता है और उसके कारण हमारे अंदर चित्तवृत्ति जो है वो उसका जन्म होता रहता है। अब जो डेफिनेशन है ये इसकी चित्तवृत्ति निरोध की इंग्लिश के अंदर वहाँ रिस्ट्रेंट शब्द का यूज किया है। तो अगर आप पेज नंबर 12 पर देखेंगे सेकंड सूत्र जिसका योगस चित्तवृत्ति निरोध का इंग्लिश जो यहाँ किया है, योग इज अचीव थ्रू द सब्जुगेशन हीलिंग of the psychic nature and the restraint calming of the chitta, the thinking instrument. तो restraint मतलब कि calming, उसको थोड़ा शांत करना है। इसलिए यहाँ कहते हैं the word restraint implies not stoppage, but this process must not go wild or uncontrolled as the chitta tend to. तो ये हमें इसका मतलब ये हुआ कि चित्तवृत्ति निरोध परमानेंटली नहीं करना है। अब गड़बड़ी ये है कि कई पुस्तकों के अंदर, कमेंट्री के अंदर जो लोगों ने खुद इसका अनुभव नहीं किया है वो लोग ऐसा मानते हैं और लिखते हैं कि भाई
एक बार जैसे बड़े महात्मा होते हैं जिनका चित्तवृत्ति निरोध हो गया तो फिर वो निरोध की स्थिति में रहता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें जीवन जीना है तो इनकमिंग इम्पल्स का भी हमें उपयोग करना पड़ेगा, मेमोरी का भी उपयोग करना पड़ेगा। और अगर चित्तवृत्ति निरोध परमानेंटली कर लिया तो ये तो संभव ही नहीं है, तो जीना ही संभव नहीं हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो इनकमिंग इम्पल्स अंदर आते हैं तो हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम भी उससे ही चलता है। तो जैसे ये इनकमिंग इम्पल्स तो एक अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट हमें चलाना है तो इंस्ट्रूमेंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो बॉडी ब्रेन सिस्टम एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, उसको चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? सिर्फ ये हमारे अंदर जो इनकमिंग इम्पल्स आते हैं, 30,000 इम्पल्स आते हैं, उसके अंदर से 10,000 इम्पल्स का उपयोग तो ये बॉडी ब्रेन सिस्टम को चलाने के लिए है। तो कभी भी ये संभव ही नहीं है कि परमानेंटली चित्तवृत्ति निरोध किए जाए। जो लिखते हैं वो बिल्कुल गलत लिखते हैं और उनको पूरी समझ नहीं है, इसलिए लिखते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि उसको स्टॉप नहीं करना है, उसको कामिंग मतलब रिस्ट्रेन करना है, मतलब शांत करना है। और दूसरी बात ये है कि वो अनकंट्रोल और वाइल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि कभी कभी हमारे इमोशंस उग्र हो जाते हैं तो हमारा चित्त जो है वो एकदम अनकंट्रोल हो जाता है, वाइल्ड जैसा हो जाता है। कभी लोगों को गुस्सा आता है तो हम देखते हैं कि कैसे वाइल्ड हो जाते हैं। कई लोग तो झगड़ा करने लगते हैं, मारपीट करने भी लगते हैं। तो ये सारे जो चित्त की स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको एक रिस्ट्रेंट की स्थिति में हम किस तरह रखें, ये हमें देखना है। और इसके लिए टायरलेस इंडोवियर जो अभ्यास है, निरंतर अभ्यास करते रहना। पर फिर से यहाँ एक प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि भाई दिन भर हम अभ्यास ही करते रहेंगे ये चित्तवृत्ति कंट्रोल के लिए, तो फिर हम कामकाज कब करेंगे, तो कैसे करेंगे? तो ये एक डायलेमा हमारे अंदर, एक धर्म संकट हमेशा रहता है, एक प्रश्न रहता है कि भाई कामकाज करें या फिर चित्तवृत्ति को शांत रखे। तो ये एक प्रश्न है, उसका उपाय यहाँ आगे करेंगे। Our attention is drawn to the phrase when the object to be gained is sufficiently valued in the following सूत्र 114। तो भी जो वैराग्य का सूत्र है उसके अंदर कहते हैं कि जो चीज जो हमें प्राप्त करनी है, जैसे कि भाई हमें चित्तवृत्ति निरोध करना है, तो चित्तवृत्ति निरोध करने के लिए जो कुछ हम साधन का उपयोग करेंगे उसकी हमें वैल्यू कितनी है। अगर सफिशिएंटली वैल्यू नहीं है तो फिर हम इस चीज को कर नहीं पाएंगे। जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि भाई लोग 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग क्यों नहीं करते हैं या कर सकते हैं, क्योंकि उनको अभी भी इतनी गहराई से उसकी वैल्यू नहीं है। थोड़ी बौद्धिक ऐसी समझ है या बौद्धिक एक तरह का ये है कि हाँ ये काम की चीज है, बस हमारे अंदर इतना ही अभी तो बहता है कि हाँ ये करने लायक है, काम की चीज है, पर इसकी वैल्यू नहीं है। जैसे कि एक व्यक्ति को, जो संसारी व्यक्ति है जिसको पैसे का मूल्य है, तो वो किस तरह इसको वैल्यू करता है और दिन रात मेहनत करके पैसा इकट्ठा करता है। इस तरह हमें अध्यात्म के अंदर जो ये एक वैल्यू होनी चाहिए साधन की या साध्य की, वो नहीं है। तो वो पहले तो इस तरह का हमें एक अंदर एक उत्पन्न करना चाहिए। इन वर्ल्डली लैंग्वेज वी यूज टर्म ऑब्सेशन। द मैन ऑफ मैटर श्योरली फाइंड्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैटर ऑफ सफिशिएंट वैल्यू, ब्यूटीफुल वुमन, possessions, good food and clothing, etc. Quite often he even forget the means applied for such gratification. This is the cause of all the pain that is experienced. But if this man of matter wants to value sufficiently, he is turning inward towards the spiritual man. His efforts also should likewise become an obsession without intermission, without stopping or slowing down. तो यही बात है कि यहाँ जो है वो एक ऑब्सेशन व्यक्ति के अंदर आ जाना चाहिए, एक जुनून, एक प्रकार की सनक अंदर आ जानी चाहिए
कि नहीं, मुझे किसी भी हालत में ये चीज को प्राप्त करना है। जो अध्यात्म में जो हमारा लक्ष्य है, जैसे हम नॉर्मली कॉन्शियसनेस शब्द का उपयोग करते कि भाई हमें कॉन्शियसनेस बढ़ाना है, तो अगर कॉन्शियसनेस बढ़ाना है तो उसके लिए एक ऑब्सेशन हमारे अंदर आ जाना चाहिए कि किसी भी हालत में हमें ये कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। पर उसके बदले में जो एक हमारा अंदर का जो मैन ऑफ मैटर मतलब कि हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम, हमारा जो शरीर मगज मन काम कर रहा है वो, तो उसको तो क्या चाहिए, उसकी जो वैल्यू क्या है कि ब्यूटीफुल वुमन, पोजेशन, गुड फूड, क्लॉथिंग, ये सारी चीजें जो बाहर की जो भौतिक चीजें हैं, अच्छी अच्छी चीजें जो है, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छी कंपनी, तो ये सारी चीजें सामान्य व्यक्ति जो है उसको ये चीजें पसंद है और इसमें से ही वो संतोष प्राप्त कर लेता है। इतना मिलता है तो संतोष प्राप्त कर लेता है। और कई बार तो गलत रास्ते अपना कर भी इस तरह की चीजों को व्यक्ति प्राप्त करता है और संतोष प्राप्त कर लेता है। और यही हमारे दुख का कारण है। जो हम दुख, पेन जो एक्सपीरियंस करते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि गलत रास्ते से हम चीजों को पाने का प्रयत्न करते हैं। और ऐसी चीजें कि जो कोई जीवन के अंदर कोई खास इतनी उपयोगी नहीं है, जिसके बिना जीवन चल सकता है, जिसकी जीवन के अंदर बहुत लिमिटेड जरूरत है, ऐसी चीजों के पीछे हम भागते रहते हैं। ये पेन का कारण है। पर जो हमारा जो मैन ऑफ मैटर है वो इनवर्ड अगर टर्न होता है और हमारा स्पिरिचुअल मैन मतलब हमारा आत्मा, तो आत्मा की ओर अगर वो इनवर्डली जाता है और उसको सफिशिएंटली वैल्यू करता है, तो फिर जो है वो आगे बढ़ सकता है। पर इसके लिए भी उसके अंदर एक ऑब्सेशन तो होना चाहिए। ऑब्सेशन के साथ में उसको अंदर की ओर जाना है और उसमें कोई इंटरमिशन ना हो, उसमें कोई बीच में रुकावट ना हो, कंटिन्यूटी के साथ में बिना रुके और बिना स्लो हुए बिना इसको ये प्रैक्टिस वगैरह करते रहना है। सो यू रियलाइज डियर रीडर what the sage expect from his accepted disciples right from the beginning. A half-hearted approach will yield no results. You must be on fire. The heat applied to the tireless endeavor is white-hot heat. So both in theory and practice, through the experience in series, we shall apply white-hot heat, and only then can we hope to restrain our vrittis, the modification of the चित्त। तो यहाँ बात यही है कि भाई अगर हमारे अंदर ये व्हाइट हॉट हीट कैसी होती है, एक फ्लेम होती है जिसकी जो फ्लेम व्हाइट बन जाती है, जब बहुत हाई डिग्री के ऊपर जाती है तब वो फ्लेम एकदम व्हाइट बन जाती है। तो इस तरह की हमारे अंदर एक फायर आ जाना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और महर्षि पतंजलि अपने शिष्यों के पास यही अपेक्षा रखते हैं कि भाई आपको साधना करनी है तो ल्यूकवार्म नहीं, मतलब वैसे जैसे गुनगुना पानी होता है इस तरह नहीं, पर एकदम उबला हुआ पानी कैसे होता है, हम जल जाते हैं, इस तरह अंदर एक जो है वो आग लग जानी चाहिए कि मुझे किसी भी हालत में आगे जाना है और ये चीज को प्राप्त करना है। अगर इस तरह की ये एक इसके अंदर इस तरह का एक संकल्प बनता है और साथ में फिर टायरलेस एंडेवर, मतलब कि साथ में फिर वो अभ्यास भी करता रहता है। और अभ्यास क्या है वो भी तावरिया जी ने ये एक्सरसाइज इन सीरीज, मतलब कि जो फेज वगैरह जो बताया है सीरीज के अंदर, फेज 1, 2, 3, 4, 5, तो ये सारी जो सीरीज है एक्सरसाइजेस है वो इस तरह व्हाइट हॉट हीट के साथ में खंड पूर्वक करते जाना है। तो फिर जो ये चित्तवृत्ति जो है वो धीरे धीरे फिर शांत होती जाएगी, रिस्ट्रेंट होती जाएगी। तो ऊपर जो डायलेमा की बात है उसका सोल्यूशन यहाँ दिया हुआ है कि आप चाहे नौकरी धंधा करो, कामकाज करो, वो सब दिन भर में करो, पर एटलीस्ट सुबह में उठ के आपको ये एक व्हाइट हॉट हीट की तरह अंदर काम करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। इतना तो आपको सुबह सुबह में कर ही लेना है
और फिर दिन भर में 3 स्टेप तो दिया हुआ है, दिन भर में थोड़ा थोड़ा 3 स्टेप भी करते जाएंगे तो फिर चित्तवृत्ति निरोध जो है वो संभव हो पाएगा या चित्तवृत्ति को हम स्लो डाउन कर पाएंगे। अगेन इट मस्ट बी रिमेम्बर दैट restraint is not stoppage but the ability to control effortlessly. It must become subconscious. It will then become perpetual if for a sufficiently long time we apply white hot heat and proper corrective methods. तो फिर से यहाँ बात वो करते हैं कि भाई देखो ये मत समझ लेना कि चित्तवृत्ति निरोध की बात जो है वो कोई परमानेंटली कोई करना है, ये स्टॉपेज नहीं है, पर हमें इस तरह का इसके ऊपर एक कंट्रोल ला सकते हैं कि एफर्टलेसली बिना ज्यादा प्रयत्न किए बिना भी वो शांत रह सकती है। तो एक और हम कामकाज करते हैं दिन भर का और दूसरी ओर जो है हमारी चित्तवृत्ति शांत रहती है और हमारे कामकाज के अंदर हमें सपोर्ट करती है। तो इस तरह वो हो जाना चाहिए। जैसे कि हमारा सबकॉन्शियस कैसा है, तो सबकॉन्शियस क्या है, हमारी सारी जो आदतें पड़ी हुई है, जो एटीट्यूड हमारे सारे हैं वो सबकॉन्शियस से आते हैं। तो जो हम मैकेनिकल दिन भर में काम करते हैं तो वो सबकॉन्शियस से आते हैं, क्योंकि वहाँ हैबिट सारी पड़ी है और सबकॉन्शियस द्वारा हम इस हैबिट का उपयोग करके दिन भर में कामकाज करते रहते हैं। इसी तरह जो ये है वो इस तरह की स्थिति बन जाती है, सबकॉन्शियस जैसी वो स्थिति बन जाती है तो चित्तवृत्ति जो है वहाँ शांत रहेगी और हम दूसरा कामकाज भी कर पाएंगे। तो इसको इस तरह ये परपेचुअल स्थिति में एक नियंत्रण के अंदर रखना है और लंबे समय तक इसको इस तरह हमें करते रहना है। जब व्हाइट हॉट हीट के साथ हम ये करते हैं और साथ में जो है करेक्टिव मेथड्स वगैरह जो दूसरी प्रैक्टिस दी है वो करते हैं तो धीरे धीरे करके चित्तवृत्ति शांत हो जाएगी। इन शॉर्ट हमारा जो अंदर दिन भर में विचार चलते रहते हैं, या कहें हम कि डे ड्रीमिंग या ब्रूडिंग के अंदर हम जीते हैं, पूरा दिन जो है हमारे अंदर विचार डे ड्रीमिंग के रूप में या ब्रूडिंग के रूप में चलते रहते हैं, तो वो एकदम कम हो जाएंगे। हम वर्तमान में जीना सीखेंगे क्योंकि चित्तवृत्ति जो है वो भी हमारे कंट्रोल में है। तो इस तरह यहाँ तक हमें दगत से प्रैक्टिस करते जाना है। In Sutra 15 of Book 1, the sage declares like a lawman freedom from objects of these senses, desires. The man of matter naturally has desires for object of matter. He even desires them in a place he visualizes as heaven. So the sage makes it clear either earthly or hereafter. Wishing and visualizing such a heaven is also fancy and so is an obstacle. The sutras are all based on the present. The sage all else is fancy and fancy is an obstacle. अब जो सूत्र 15 आता है तो सूत्र 15 जो है वो वैराग्य का सूत्र है, जिसके अंदर वो ये बताते हैं, आप पेज नंबर 12 के ऊपर देखेंगे तो कहाँ है, नॉन अटैचमेंट इज द फ्रीडम फ्रॉम लॉन्गिंग फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर, इधर अर्थली और ट्रेडिशनल, इधर हियर और हियर आफ्टर। तो नॉन अटैचमेंट मतलब वैराग्य जो है, तो हमारा जो एक ऑब्जेक्ट का एक हमारी जो इच्छा होती है कोई चीज को पाने की और इसके प्रति हमारा जो लगाव होता है, उससे हमें फ्रीडम, इससे जो मुक्ति मिलती है वो एक नॉन अटैचमेंट है। और वो जो चीज है, जो ऑब्जेक्ट है, वो ये इस पृथ्वी का हो, मतलब कि भौतिक जगत का हो, या ट्रेडिशनल हो, या यहाँ का हो, या यहाँ के बाद में, मतलब मृत्यु के बाद में जो लोक में हम जाते हैं वहाँ का। इसीलिए यहाँ हेवन शब्द का यूज किया है। और फैंसी जो है वो एक ऑब्स्टिकल है, मतलब एक अंतराय है। जो पांचों वृत्तियां हैं वो अपने आप में एक अंतराय है, क्योंकि हमारा लक्ष्य चित्तवृत्ति निरोध का है, चाहे टेम्पररी। तो चित्तवृत्ति निरोध का उसके अंदर ऑब्स्टिकल के रूप में ये सारी वृत्तियां आती है, प्रमाण, विकल्प, विपर्य, निद्रा, स्मृति, और सबसे बड़ी जो है वो स्मृति, क्योंकि स्मृति निरंतर अंदर चलती रहती है
और स्मृति के कारण ही हम एंगेज रहते हैं, कि स्मृति के कारण ही विचार बनते हैं और उसमें हम इन्वॉल्व रहते हैं, एंगेज रहते हैं, और इस तरह हमारा अंदर ये साइकिल चलती रहती है। तो फैंसी जो है वो एक ऑब्स्टिकल है। तो जो सारे सूत्र है वो प्रेजेंट मोमेंट के अंदर के हैं, मतलब फैंसी मतलब कल्पना की बात नहीं है। आप जहाँ हो, जिस तरह हो, वहाँ आप वर्तमान में रहो, और सारे सूत्र हमें ये भी सिखाते हैं कि वर्तमान में किस तरह रहा जाए, क्योंकि अगर फैंसी विकल्प में, कल्पना में रह जाएंगे तो फिर वो एक अंतराय बन जाएगा। Man of matter and his objects of matter are structured in the three qualities. As long as modifications continue, the balance of the three qualities remains disturbed. They are in imbalance and are obstacle to yoga. अब जो ये हमारा जो मैन ऑफ मैटर है, मतलब हम जो है भौतिक रूप में जो है, हम एक बॉडी ब्रेन सिस्टम के रूप में है, वो हमारा और हमारे जो भौतिक पदार्थ है वो सब बने हैं 3 गुणों से। तो हम खुद भी बने हैं, मतलब हमारा शरीर, मन वगैरह जो कुछ बना है वो 3 गुणों से बने हैं, और जो हमारे भौतिक जगत के अंदर जो सारे जो ऑब्जेक्ट है, जो विषय है, वो भी सारे के सारे ये 3 गुणों से बने हैं। और हम जानते हैं कि सत्व, रजस और तमस, ये 3 जो है वो हमारे 3 गुण है, और 3 गुणों के द्वारा ही सारी चीजों का निर्माण, उत्पत्ति होती है। As long as modification continue, the balance of the 3 qualities remain disturbed. अब जब तक ये चित्तवृत्ति चालू रहती है, अंदर विचार वृत्ति बनते रहती है, तो ये 3 क्वालिटीज जो है, मतलब सत्व, रजस, तमस है, वो इम्बैलेंस हो जाती है। उसके अंदर जो एक बैलेंस के रूप में होना चाहिए वो नहीं रहती है। शायद रजोगुण ज्यादा बढ़ जाए या तमोगुण बढ़ जाए, सत्वगुण कम हो जाए, तो एक इम्बैलेंस आ जाएगा। तो इम्बैलेंस जो आएगा तो वो योग के अंदर एक ऑब्स्टिकल का काम करते हैं। तो योग का एक हेतु ये भी है कि भाई हमारे अंदर बैलेंस किस तरह है, ये तीनों के अंदर, सत्व, रजस, तमस। और वही बात हमने IESM केंद्रों के बारे में भी देखी है, क्योंकि हम जानते हैं कि IES ये 3 जो है वो सत्व, रजस, तमस ही है, और इसीलिए उसका रेशियो जो उन्होंने 2482 का बताया है, मतलब ये 2482 का रेशियो है वो इम्बैलेंस है, और 5221 का रेशियो जो है वो बैलेंस रेशियो है। तो हमें धीरे धीरे करके 2482 से 5221 की ओर जाना है, मतलब कि सत्व, रजस, तमस तीनों को हमें बैलेंस में लाना है। Only when modifications fall below a certain level of agitation in the waking state do the qualities tend to come to some balance. अब ये बैलेंस में कब आएगा? अभी तो सत्व, रजस, तमस इम्बैलेंस में है। तो ये जो चित्तवृत्ति जो अंदर कांस्टेंट चल रही है, वो उसको एक निश्चित लेवल के नीचे जाने की जरूरत है। मतलब चित्तवृत्ति जो एक जिस तरह एक बन रही है अंदर, फास्ट गति में बन रही है विचार वृत्ति, उसको धीरे धीरे करके वो थोड़े शांत हो जाना है, उसको कम होते जाना है। तो इस तरह की स्थिति बनेगी तब क्वालिटीज जो है वो सत्व, रजस, तमस है वो धीरे धीरे करके बैलेंस की स्थिति में आएंगी। और ये सारी चीजें हमें वेकिंग स्टेट में, जागृति के जो समय है उसके अंदर ही ये चीज करनी है। एंड व्हेन दे डू रीच अ बैलेंस, द सेज डिस्क्राइब दैट स्टेट एज द कंजम्पशन ऑफ नॉन अटैचमेंट। फॉर with balance, the man of matter is able to perceive the inner spiritual man. तो जब बैलेंस आ जाता है अंदर तो उसको महर्षि पतंजलि कंजम्पशन ऑफ नॉन अटैचमेंट करते हैं, मतलब कि वैराग्य की परिपूर्णता। यहाँ एक पूर्ण रूप में वैराग्य भी खिला हुआ है, ये व्यक्ति के अंदर एक वैराग्य की स्थिति बनी हुई है, और ऐसी स्थिति के अंदर ही उसका बैलेंस आता है। और ये बैलेंस आता है इसलिए अभी जो मैन ऑफ मैटर है, मतलब व्यक्ति है, वो अंदर का जो आत्मा है, स्पिरिचुअल मैन है, उसका दर्शन करने के लिए योग्य बनता है, एबल टू परसीव। अब वो उसका दर्शन, आत्मा का दर्शन कर सकता है। तो यहाँ तक हमें नॉन अटैचमेंट की, वैराग्य की स्थिति, अभ्यास और वैराग्य, ये करते 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 हमें आत्मदर्शन की स्थिति तक पहुंचना है।
फिर आगे है 1, 30, 31, 32, 33, मतलब सूत्रस 30, 31, 32, 33 of book 1. Now the sage enumerates all that can be considered as obstacles in the path of the man of matter in knowing the inner spiritual man. अब जो यहाँ मैन ऑफ मैटर है, मतलब कि जो व्यक्ति है वो जो उसको जो अंदर का स्पिरिचुअल मैन का जो अनुभव करना है, उसके अंदर क्या कौन सी चीज है एक ऑब्स्टिकल अंतराय के रूप में आती है। तो ये सूत्र यहाँ महर्षि पतंजलि ने दिया है। सूत्र का नंबर है 130, जो 30वां सूत्र है वो। तो एक्चुअली सूत्र में क्या है संस्कृत में और फिर इंग्लिश में भी देखेंगे। व्याधि, त्यायन, संशय, प्रमाद, आलस, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनविस्त तत्वानि, चित्त विक्षेप तो अंतराय। तो पहला है व्याधि, तो यहाँ कहते हैं बॉडीली डिसेबिलिटी। बॉडीली डिसेबिलिटी इसको व्याधि कहा है। फिर स्त्यान को कहा है मेंटल इनर्शिया। फिर रॉन्ग क्वेश्चनिंग है जो है वो संशय है। फिर केयरलेस एंड लेजीनेस, तो प्रमाद और आलस, ये केयरलेस और लेजीनेस है। फिर इनएबिलिटी टू अचीव कंसंट्रेशन, तो उसको अविरति कहते हैं। फिर लैक ऑफ डिस्पेशन, तो वैराग्य का अभाव जो है वो लैक ऑफ डिस्पेशन है। और एरोनियस परसेप्शन, मतलब भ्रांति दर्शन, अब उसका दर्शन जो है वो भ्रांति युक्त है। और लास्ट में जो है वो फेलियर टू होल्ड द मेडिटेटिव एटीट्यूड व्हेन वंस अचीव, तो उसको जो स्थिति बनी है अंदर उसको पकड़ के रखने की उसके अंदर क्षमता नहीं है। वो अंदर एक स्थिति को बनाए नहीं रख सकता है। इस तरह के 9 प्रकार के ये अंतराय महर्षि पतंजलि ने ये तीसरे सूत्र में दिए हैं। अब इसके ऊपर यहाँ थोड़ी आगे बात करते हैं वो। ऑफ ऑल दिस ऑब्स्टिकल्स द फर्स्ट इल हेल्थ मोस्ट ऑफन डायरेक्टली लीड्स टू द सेकंड मेंटल इनर्शिया और मेंटल डिसेबिलिटी। तो ये तो हमारा सबका अनुभव है कि जब हमारा शरीर बिगड़ता है तो फिर हमारा मन भी हमें सहकार नहीं देता है, मन भी डल हो जाता है। मन हमारे अंदर जो मन के द्वारा हम जो कुछ करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। जैसे कि हमें एक अनुभव होता है कि भाई शरीर में तकलीफ है, कुछ दर्द है या बुखार है, तो मन कहेगा कि भाई नहीं आज तो रिफाइनिंग नहीं हो पाएगी, आज एक्सरसाइज वगैरह नहीं करेंगे, आज शरीर में जरा ठीक नहीं है। तो शरीर जैसे दुर्बल बनता है तो मन भी साथ में दुर्बल हो जाता है। तो ये पहला 2 जो है बॉडीली डिसेबिलिटी एंड मेंटल इनर्शिया ये है। तो सबसे पहले जरूरत है कि बॉडी को हमें इस तरह बनाए, इतना अच्छा स्वस्थ बनाए ताकि इसके कारण मन कभी भी दुर्बल न बने। तो ये हमारी एक खास एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। इनर्शिया इज ए स्टेट ऑफ डूइंग नथिंग इवन इफ वन कैन, द वर्स्ट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी ऑफन ड्यू टू डिप्रेशन, लॉस, डैमेज और सम सॉर्ट ऑफ डिफीट इन लाइफ। तो ये जो इनर्शिया की स्थिति है, मेंटल इनर्शिया या मेंटल डिसेबिलिटी, इसमें व्यक्ति कर सकता है फिर भी वो इतना इसका ये डाउन हो जाता है कि वो फिर करता नहीं है, इसके अंदर इच्छा मर जाती है। इसकी एबिलिटी तो है, वो कर तो सकता है, पर उसके अंदर इच्छा का अभाव आ जाता है, संकल्प नहीं रहता है, तो फिर वो कुछ करता नहीं है, हालांकि वो कर सकता है। तो ये एक वर्स्ट टाइप की डिसेबिलिटी है। और कई बार उसके अलग अलग कारण होते हैं, जैसे डिप्रेशन आता है कई लोगों को, तो उसके कारण या कुछ लॉस हो जाता है, कुछ गुम हो जाता है, कुछ नुकसान होता है, और या जीवन में कभी कुछ परिस्थिति से हम नाकाम हो जाते हैं,
ऐसा हमारे ये तो जीवन है, तो ऐसा कुछ ना कुछ तो होता रहता है। तो फिर लोग इस तरह की स्थिति में एकदम निराश हो जाते हैं, और जो उनको करना चाहिए, कई लोग तो ऐसी स्थिति में नौकरी धंधा नहीं करते हैं, कामकाज नहीं करते हैं, जॉब पर जाना चाहिए वो भी नहीं करते, इतना कोई किसी कारण हैवी डिप्रेशन में आ जाते हैं तो कामकाज भी छोड़ देते हैं। और साधना की तो बात ही क्या, इसमें जो लोग साधना करते हैं वो लोग का कभी यही तकलीफ है कि किसी कारण अगर कोई बड़ा अंदर तूफान आ गया, डिप्रेशन आ गया, तो फिर साधना करने का भी मन नहीं करता है। इस तरह सबका अनुभव होता है। तो ये स्थिति न बने, इसका हमें खास ध्यान रखना जरूरी है। Hence, certain exercises are daily very necessary for keeping the body and brain in proper health on the basis of the formula 7 minus 1 is 0. That is, if one day of practice is lost during a week, the entire week is written off as lost. तो इसीलिए जरूरी है पहले तो कि हमारा बॉडी को और हमारे माइंड दोनों को हेल्दी रखने की जरूरत है। और इसके लिए जो एक्सरसाइजेज दी है कावड़िया जी के योग के अंदर, जैसे कि रिफाइनिंग एक्सरसाइज का सबसे प्रमुख है, उसके साथ में 3 स्टेप करना है, फिर फेज एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वो करना है, करेक्टिव एक्सरसाइज करना है, प्रिज्म करना है। तो ये सारी चीजें हम करेंगे तो फिजिकली और मेंटली दोनों रूप में हम सक्षम रह पाएंगे। और वो जो है उसकी फॉर्मूला भी दिया है, और फॉर्मूला क्या है हम जानते हैं, 7 minus 1 is 0। मतलब एक दिन भी इसमें गैप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आपको साधना तो छोड़ दीजिए, पर अगर आपको हेल्थ वाइज भी इसको करना है तो भी आपको रोजाना निरंतर करनी पड़ेगी। 2 दिन किया, 2 दिन नहीं किया, फिर बंद कर दिया, तो आपको हेल्थ भी नहीं मिलेगी। योग या अध्यात्म की बात तो बहुत दूर की रही। तो कम से कम अच्छी हेल्थ के लिए भी हमें ये रोज एक्सरसाइज 7 minus 1 is 0 के फॉर्मूला के ऊपर हमें करनी चाहिए। फिर जो तीसरा है, जिसको यहाँ रॉन्ग क्वेश्चनिंग कहा है, और महर्षि ने उसको संशय कहा है, संशय, डाउट। Wrong questioning normally arise from fancy and hence is an obstacle. अब ये किस तरह उत्पन्न होता है संशय? तो फैंसी मतलब जो कल्पना करते हैं तो उसमें से हमें संशय आ जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कई बार नए लोगों को हम एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो फिर उसके बाद में वो उनकी कल्पना चालू हो जाती है, और उसके अंदर फिर संशय आने लगता है कि भाई अरे इतनी स्पीड से थोड़ी हो सकता है, 1 मिनट में 36 बार श्वास लेना छोड़ना, ये तो डैमेज हो जाएगा, अंदर कुछ हो सकता है, ऐसा वैसा। तो एक अंदर कल्पना चालू हो जाएगी, और कल्पना के साथ में फिर अंदर संशय पैदा होगा तो फिर वो व्यक्ति कर ही नहीं पाएगा। तो एक ऑब्स्टिकल ये चीज बन जाती है, अंतराय बन जाता है। Carelessness and laziness cannot be forgiven of the man of matter, even in everyday life in dealing with objects of matter. So how much more is to be expected if the man of matter has set his heart and mind and eyes on the spiritual man within. On this quest, the basis of regularity is increased to 30 minus 1 is 0 and is eventually practiced to 365 minus 1 is 0. अब एक दूसरे जो है केयरलेसनेस और लेजीनेस। अब केयरलेसनेस जो है वो मानसिक है, और लेजीनेस जो है वो फिजिकल है, प्रमाद और आलस्य। तो कई बार हमें मन से जैसे कहते हैं ना कंटाला आता है, या बोर होते हैं, उब जाते हैं, तो आदमी केयरलेस हो जाता है, कुछ करने की उसको इच्छा नहीं होती है। तो इस तरह की एक केयरलेसनेस हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। और केयरलेसनेस और लेजीनेस ये दोनों जो है वो सारी चीजों को चौपट कर देते हैं। तो इससे तो बहुत दूर रहना चाहिए। चाहे संसारिक कामकाज करना है, साधना करनी है, या कुछ भी करना है, ये दोनों चीज बहुत खतरनाक है। केयरलेसनेस और लेजीनेस वो हमें कुछ करने ही नहीं देंगे। तो अगर व्यक्ति के अंदर ये केयरलेसनेस और लेजीनेस है तो उसको तो माफ नहीं किया जाता है। जो संसारिक कामों के अंदर भी अगर उसके अंदर
ये चीज आ जाती है तो उसको हम माफ नहीं करते हैं, वो माफ करने लायक चीज नहीं है। पर जो साधक है और जिसका अभी स्पिरिचुअल मैन जिसका लक्ष्य बना है और जिसका हार्ट और माइंड और आईज इसके ऊपर लगे हैं, अगर वो व्यक्ति के अंदर केयरलेसनेस और लेजीनेस आ जाएंगे तो उसको तो किस तरह माफ किया जाएगा। मतलब ये साधक के लिए बात है कि अगर आप साधक है और प्रैक्टिस करते हैं पर किसी कारण आपके अंदर ये दो चीज आ जाती है, प्रमाद आलस आ जाते हैं और इसके कारण आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो ये तो सबसे बड़ी एक गुनाह जैसी चीज हो जाती है और इसको माफ नहीं किया जाता है। और इसीलिए हमें रेगुलरली अब 7-1 से आगे ले जाके उसको 30-1 के ऊपर ले जाना है और फिर और आगे ले जाके 365-1, मतलब एक साल में भी एक दिन मिस होना नहीं चाहिए। प्रैक्टिस इतनी रेगुलरली होनी चाहिए कि चाहे कितने भी बिजी हो तो हम सुबह में अगर जल्दी चले गए हैं तो रात में आके भी करेंगे, बारगांव जाते हैं, ट्रेन में है, बस में, तो वहीं पर भी कहीं भी टाइम मिलता है तो कर लेते हैं। तो इस तरह की अंदर एक, इसको ही व्हाइट हॉट हीट कहते हैं कि इस तरह की व्हाइट हॉट हीट हमारे अंदर जन्मती है तो फिर हम 330-1 is 0 और 365-1 is 0। तावड़िया जी खुद कहते हैं कि मैंने ये 60 साल की उम्र से चालू किया था, आज 76 मतलब 76 की उम्र है, इसमें इतने सालों में मैंने 4 दिन भी वेस्ट नहीं किए है, 4 दिन भी मैंने गंवाए नहीं है। तो इतने सालों भर एक व्यक्ति कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये हमें ये सीखना चाहिए और एक हमारे अंदर इस तरह का एटीट्यूड बनना चाहिए कि किसी भी हालत में, चाहे डिप्रेशन है, शरीर ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, पर ये करना तो करना ही है। और देखेंगे कि देखते हैं कि करेंगे तो धीरे करके सब कुछ ठीक ठाक होने लगता है। तो इसका उपाय भी इसके अंदर ही है, न कि डिप्रेशन में पड़े रहने का, पर इसमें से निकलने का उपाय भी यही क्रिया है, ये प्रैक्टिस ही है। इस तरह करना चाहिए। As stated earlier, the man of matter has developed lack of dispensation and erroneous perception। तो दो ऊपर के हमने एक ऑब्स्टिकल दो देखे हैं। लैक ऑफ डिस्पेंशन मतलब कि एक वैराग्य का अभाव उसके अंदर होता है, और दूसरा जो है एरोनियस परसेप्शन मतलब कि उसका जो दर्शन, वो जो देखता है, सुनता है, उसका दिमाग जो सोचता है वो एक एरोनियस मतलब एक भूल वाला भ्रांति दर्शन है। मतलब भूल, इसके दर्शन के अंदर, उसकी सोच के अंदर भूल है। द ट्रांसलेशन हियर मस्ट बी प्रॉपरली अंडरस्टूड। Erroneous perception is mere seeing with colored and fractured physical vision. The worst is an erroneous eye। अब हम जानते हैं, जब हमने विचार की पूरी प्रक्रिया देखी थी तब हम जानते हैं कि भाई विचार कंप्लीट कब बनता है। तो लास्ट में जब विचार कंप्लीट बनता है तब उसके अंदर वो कलर्ड आ जाता है और उसके अंदर जो व्यक्ति के व्यक्तिगत जो है राग द्वेष वगैरह वो ऐड होते हैं। मतलब कि इनकमिंग इम्पल्स आता है वो तो एक शुद्ध रूप में, एक ऊर्जा के रूप में आता है, उसके साथ में मेमोरी मिलती है, फिर दोनों आगे रजिस्ट्रेशन एरिया में जाते हैं। यहाँ तक तो वो कोडेड फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ डिकोड होते हैं और डिकोड होके फिर IESM केंद्र के ऊपर कहीं पर भी वो खुलते हैं, कोई 1-2 केंद्र के ऊपर। यहाँ जब वो डिकोड होते हैं तब ये जो है कलर हमारा अंदर का आता है। कलर का मतलब हमारा संस्कार, हमारा राग द्वेष, हमारी रुचि अरुचि वगैरह जो है उसको कलर कहते हैं। तो हमारा कलर यहाँ फिर इसके ऊपर आ जाता है और हमारा विजन जो है वो इस तरह सही विजन नहीं होता है, फ्रैक्चर्ड विजन हो जाता है। और इसका कारण ये है कि हमारे अंदर एक एरोनियस आई डेवलप हो जाता है। जो एक जो आई डेवलप हुआ वो भी एक भ्रांतिजन्य है, मतलब फॉल्स आई हमारे अंदर एक उत्पन्न हो जाता है। और फॉल्स आई जब होता है तो सारी चीजें जो है वो गलत रूप में ही होती है। As long as this false eye of matter persists and does not surrender willingly to the real spiritual eye within, till then the
cultured, till then the colored and fractured vision will also persist and he will never be free from his passion and appetite. तो ये जो फॉल्स है अंदर एक जन्म ले लेता है और वो खुद अब विलिंगली जब तक अंदर का स्पिरिचुअल आई जो है हमारा आत्मा तत्व है उसको विलिंगली सरेंडर नहीं करता है, वो शरणागति नहीं लेता है, तो फॉल्स आई जो है हमारा अहम है और अहम को हमारे आत्मा के प्रति उसको समर्पण कर देना चाहिए कि भाई मेरा कुछ नहीं है, जो है वो आपका है, आप जो कहेंगे या आप जो बताएंगे इस तरह हम करेंगे या जिएंगे। इस तरह के अगर इसके अंदर शरणागति भाव आता है तब कुछ ये होता है, नहीं तो तब तक तो क्या होता है कि वो अपना कलर जो विजन है, मतलब कि जो राग द्वेष वाला है उसकी सोच है, संस्कार है, उसके द्वारा ही फिर वो जीता रहेगा और उसके अंदर जो पेशेंस और ये पड़ी है, उसके अंदर जो एक आवेग राग वगैरह पड़ा है और इसके अंदर आकांक्षा पड़ी है, उनसे कभी भी वो मुक्त नहीं हो पाएगा। तो पहले तो ये हमारे अंदर जो कलर्ड ये बन जाते हैं विचार, शुद्ध रूप में विचार नहीं रहते हैं, रागद्वेष वाले विचार बन जाते हैं, इसके ऊपर काम करना है, वो शुद्ध रूप में रहते हैं तो फिर हम जो है फॉल्स आई ज्यादा काम नहीं करेगा। फॉल्स विजन लीड्स टू कंसंट्रेशन ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मैटर, सो द मैन ऑफ मैटर हैज नॉट येट डिसाइडेड टू टर्न हिज आईज इनवर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैटर टू द ओनली वर्थवाइल ऑब्जेक्ट द स्पिरिचुअल मैन विद इन। अब जो ये फॉल्स विजन है हमारा अंदर की जो भ्रांति दर्शन अंदर एक उत्पन्न होता है, उसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति को जो कंसंट्रेशन जो करना चाहिए, एकाग्रता उसके अंदर आनी चाहिए, तो एकाग्रता का अभाव उसके अंदर आ जाता है। यहाँ क्या ऊपर है ना, इनएबिलिटी टू अचीव कंसंट्रेशन, तो वहाँ यहाँ कंसंट्रेशन जो है वो बाहरी कंसंट्रेशन की बात है, एक्सटर्नल, पर वो भी उसके अंदर नहीं होता है। और हम देखते हैं कि कई लोगों का अटेंशन बहुत एकदम ये होता है, चंचल होता है, कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, कभी ये करते हैं वो करते हैं। तो इसके लिए ही टावरिया जी ने प्रिज्म एक्सरसाइज दी है कि भाई इसका अटेंशन थोड़ा कंट्रोल आएगा तो फिर उसके अंदर कंसंट्रेशन का पावर भी धीरे धीरे बढ़ेगा। और इसके लिए ये जब ये स्थिति है तो उसका मतलब ये है कि अभी उसने अंदर का जो आत्म तत्व है उसके प्रति उसने अभी वो इनवर्ड अपनी आंख को इनवर्ड टर्न नहीं किया है, अंदर अभी देख नहीं रहा है, अभी उसका पूरा ध्यान जो है बाहर के जगत के अंदर ही है। एज दिस स्टेज कंसंट्रेशन इन द सेंस ऑफ धारणा इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ जो कंसंट्रेशन शब्द यूज किया हुआ है एकाग्रता के रूप में किया है, तो वहाँ ये धारणा जो योग के अंदर जो धारणा ध्यान समाधि की बात है वो बात नहीं है। यहाँ एक सिर्फ एकाग्रता, सामान्य एकाग्रता जो बाहर के ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लगाते हैं वो एकाग्रता की बात है, यहाँ धारणा की बात नहीं है। द लेटर शुड नेवर अदरवाइज बी ट्रांसलेटेड टू मीन मियर एक्सटर्नल कंसंट्रेशन। तो जो हम बाहर करते हैं वो एक हमारा एक्सटर्नल कंसंट्रेशन होता है जिसको हम एकाग्रता कह सकते हैं, पर जब अंदर ये चीज बनती है तब वो धारणा की स्थिति बनती है। द फर्स्ट 3 ऑफ द 5 एक्सरसाइजेस ऑफ अपग्रेडिंग अवेयरनेस डेवलप कंसंट्रेशन, द लास्ट 2 लीड इन ए सेंस टू धारणा। द रीडर इज अर्ज टू प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइजेस। तो यहाँ फिर से प्रिज्म की बात आती है कि पहली 3 एक्सरसाइज जो है प्रिज्म की, अपग्रेडिंग अवेयरनेस में 5 एक्सरसाइज है, इसमें पहली 3 एक्सरसाइज प्रिज्म की बताई है। तो प्रिज्म की 3 एक्सरसाइज जो है वो हमें रोज रेगुलर करनी चाहिए, जिससे हमारे अंदर ये कंसंट्रेशन पावर जो है वो बढ़ेगा। अटेंशन को किस तरह हमें पकड़ के रखना है, फोकस किस तरह करना है, तो वो फिर हम सीखेंगे। अभी तो हम एक्सरसाइज करते हैं तो वहां भी हमारा अटेंशन नहीं रहता है, हम विचारों में चले जाते हैं, डे ड्रीमिंग में चले जाते हैं और मैकेनिकली हम एक्सरसाइज करने लगते हैं। तो ये सब इसके साथ में प्रिज्म वगैरह करना ये जरूरी है कि फिर हम मैकेनिकल क्रिया कम करते जाएंगे
और इसके अंदर हम अच्छी तरह ये सारी प्रैक्टिस कर पाएंगे। यहाँ रुकते हैं। तो यहाँ तक में हमने ये जो अभ्यास वैराग्य वगैरह जो है, और ये 9 ऑब्स्टिकल्स क्या है, 9 प्रकार के जो 38 सूत्र के अंदर है, वो देखे हैं। अब आगे उसके आगे और प्रकार के भी जो ऑब्स्टिकल्स है वो नेक्स्ट टाइम देखते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 5 मिनट है हमारे पास। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ बोल संजय परमार। सर, हाँ बोलिए। हाँ सर, ये प्रिज्म की तीन एक्सरसाइज कौन सी है? प्रिज्म की अलग अलग है। एक तो हम जानते हैं कि बैठकर करना है, चेयर के ऊपर बैठ के करते हैं। फिर खड़े रहकर पैर के पास रख के करना है। ये सारी 5 एक्सरसाइज जो है वो उन्होंने योग सूत्र के अंदर पीछे जो प्रैक्टिस बताई है उसके अंदर करना है। पर पहली तो हमें लंबे समय तक खाली बैठकर ही प्रिज्म करना है चेयर के ऊपर। जो तावरिया जी ने जो डेमोन्स्ट्रेशन भी बताया है उसके वीडियो भी है। तो इस तरह की प्रैक्टिस 32 या 38 mm का प्रिज्म लेके उसकी रोज 5 मिनट प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है।